हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट हैबिटेट। आज हम करने वाले हैं सेल चैप्टर का लास्ट पार्ट। और इसके अंदर हम लोग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। ये सब टॉपिक्स को हम अच्छे से डिटेल में विद 3D स्ट्रक्चर्स हम उनको करने वाले हैं। देन लास्ट में हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। सारा एक क्विक रिवीजन करके हम डिफरेंसेस करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, देन प्लांट्स एंड एनिमल सेल के अंदर। और उसके बाद हम करेंगे पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के अंदर आपकी सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, एक्स्ट्रा इन्फो भी कवर हो जाएगी। और इसके अंदर हम पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, मतलब पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ साथ आप उसके अंदर आपको याद भी हो जाएगा। आप अपने जैसे क्वेश्चन जब हम करेंगे, आप वीडियो को स्टॉप करके खुद सॉल्व करो एंड देन चेक करो कि उसका आंसर क्या है। तो आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इनफ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको हम इजीली नहीं देख सकते हैं। जब अगर उसको देखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक स्टेन यूज करना पड़ता है, और उस स्टेन का नाम होता है जेनस ग्रीन स्टेन। तो ये स्टेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जेनस ग्रीन स्टेन हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली। तो उस स्टेन से ही स्टेन करने के बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। और जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एक सेल के अंदर, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर उसको कितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जितना ज्यादा अगर उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेंगे। अगर उसके अंदर रिक्वायरमेंट लो होगी तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी लो क्वांटिटी में मिलेंगे। इसकी जो शेप होती है वो सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल, यानी कि ऐसे होती है। तो उसको सॉसेज शेप बोलते हैं और सिलेंड्रिकल बोलते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जिसकी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, जिसमें हम लोग इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। एंड जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच के पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रिक माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं हम उसको। और वो दोनों क्या है? एक एक्वस कंपार्टमेंट है, मतलब जो इनके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो एक्वस होता है, मतलब वाटर बेस्ड होता है। एक्वस कंपार्टमेंट्स मीन्स जो इनके अंदर जो फ्लूइड होगा हमारे पास, वो वाटर बेस्ड होता है। तो वाटर बेस्ड फ्लूइड मिलेगा। जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है, इनर कंपार्टमेंट, इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये इनर वाला जो पार्ट है, ये मैट्रिक्स होता है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। इसका कहने का मतलब ये है कि आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऐसे स्मूथ मिलेगी, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मिलती है हमें ये इनफोल्डिंग्स, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। तो ये इनर जो इनफोल्डिंग्स होती है इनको बोलते हैं हम क्रिस्टे। तो क्रिस्टे किस में मिल रही है हमें? इनर मेम्ब्रेन में। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स ये फोल्ड हुए होते हैं। क्रिस्टे इंक्रीज क्या करता है? सरफेस एरिया को, मतलब इसकी ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है। तो इसके अंदर जितना ज्यादा क्रिस्टे होगा उतना ज्यादा एंजाइम रिलीज होगा वो। तो इसके अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि मोर द क्रिस्टे मोर मोर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मोर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब जितना ज्यादा उसके अंदर क्रिस्टे प्रेजेंट होंगे, जितना ज्यादा उसमें इनफोल्डिंग्स होंगी, उतना ज्यादा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, उतना ज्यादा वो एटीपी की फॉर्मेशन करेगा। दोनों मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, जिससे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और फिर उससे क्या बना रहे हैं वो लोग? एटीपी की फॉर्म में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वो एनर्जी बना रहे हैं। अब एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि ये सेल के लिए फ्यूल बना रहा है, सेल के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, ऐसे इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है एक, वो भी सिंगल, मतलब 1 in नंबर। तो 1 in नंबर यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, जो होता है डबल स्ट्रैंडेड, और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में 70s होते हैं, वो यहाँ मिलते हैं। और जो अगर हम यूकैरियोट्स का देखते हैं तो उसके अंदर 80s होता है। तो 80s तो मिलता है हमारे पास साइटोप्लाज्म में, और जो 70s था हमारे पास ये, और साइटोप्लाज्म में और आर में, और न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है उसमें। और जो 70s है ये हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो ये दो में मिलता है और प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो इसमें 70s राइबोसोम मिलता है, और कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बनाने के लिए इनको कंपोनेंट चाहिए होंगे वो मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, मतलब कि उसके अंदर क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके बैक्टीरिया की तरह ही डिवाइड करता है, और ये दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। तो डिवाइड बाय फ्यूजन। अब इसके अंदर हम लोग एक बार 3D डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास 3D डायग्राम। इसके अंदर ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो ये स्पेस है इसको बोलते, ये वाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
एंड दिस इज, ये वाला जो एरिया है ये है हमारे पास मैट्रिक्स, और जो इसके छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे पास में F0 F1 पार्टिकल जिनको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, अभी नेक्स्ट डायग्राम में करेंगे, ये हमारे पास में राइबोसोम्स। अगर हम इसको टॉप व्यू देखते हैं तो ये क्रिस्टे जो होते हैं, इनफोल्डिंग जो होती है इनर मेम्ब्रेन की, वो ऐसे दिखती हैं, ये देख लो। फिर उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम है अच्छे से समझने के लिए। तो ये तो है हमारे पास ब्राउन कलर, जो ये मैरून कलर की है ये तो है हमारे पास में आउटर मेम्ब्रेन। पर्पल वन वाली जो है ये है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। जो इनके बीच का जो ये स्पेस है ये हमारे पास पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और जो ये इनफोल्डिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, और जो ये बीच का जो पार्ट है इनर मेम्ब्रेन के अंदर का इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये जो ग्रीन कलर वाले हैं ये है हमारे पास राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स में कौन से हैं, ये हमारे पास 70S राइबोसोम्स। और जो हमारे पास ये है, जो ये है हमारे पास में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये होता है 1 इन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम इसका मैग्नीफाई कर लें इस एरिया को तो ये दिखता है ऐसे, और जो ये ब्लू ब्लू वाले हैं ये पूरी मेम्ब्रेन में होते हैं, मतलब ये पूरे कंटिन्यूस होते हैं ऐसे, ये मैंने थोड़ा एरिया में बनाया है, और ये जो होती है ऐसे दिखते हैं। तो अगर इसको मैग्नीफाई करें तो ऐसे दिखते हैं, तो ये ऐसे इसके अंदर धसे हुए होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, इनको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स एंड ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम्स, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम्स। अब ये क्या करते हैं, इनका ये है अब एक ऑक्सीजोम का ये मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पे होता है ओवल शेप्ड का हेड, नीचे होता है स्टॉक जो कनेक्ट कर रहा होता है बेस से, और बेस कहाँ मिलता है हमें, इनर मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ। अब यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, जो जो क्या ये इसका फंक्शन हम यही लिख लेते हैं, तो इसका फंक्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है। अब वो क्या होता है ये देखते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो पिंक कलर से लिखा है, मैं यहाँ पिंक पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट का आयन होता है। यहाँ पे इसके अंदर जो ये हेड है यहाँ पे हमें एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है हमारे पास एटीपी सिंथेटेज। तो एटीपी सिंथेटेज उस पे लगता है और ये बना लेता है हमारे पास में एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये बन गया हमारे पास फ्यूल। ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर और दो तीन साइकिल होती हैं जिनके एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, टीसीए यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड क्रैब साइकिल, एंड ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास में क्या बनते हैं, एटीपीज यानी कि सेल का फ्यूल बनता है। तो ये साइकिल है हमारे पास में जहाँ पे सेल फ्यूल्स बनते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फीजियो में कैसे होते हैं। देन हम करेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लेनॉइड्स, और इनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, ये इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इनको माइक्रोस्कोप में। तो ये बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, पिगमेंट इनमें कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर ये तीन क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें मिलता है क्लोरोफिल, दैट इज ग्रीन कलर। तो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर, जो किस में करता है काम, उसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। द नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, एक फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है जो कलर देता है हमें प्लांट को, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये तीन कलर हमें मिलते हैं क्रोमोप्लास्ट से। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, कलरलेस, एल फॉर लेस एंड एल फॉर ल्यूकोप्लास्ट। तो इसको ऐसे याद करेंगे, कलरलेस इज ल्यूकोप्लास्ट। और इसके अंदर हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है हमारे पास अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च। तो ये किस किस में स्टार्ट करता है स्टोर, पोटैटो में, पोटैटो और हमारे पास आता है राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट, तो ये स्टार्च स्टोर करता है। देन हमारे पास आता है इलायोप्लास्ट, ऑयल एंड फैट्स, ऑयल और फैट्स। तो ऑयल जो हमारे पास आता है उसका प्रोनाउंसिएशन इलायो जैसा होता है, तो इसलिए इलायोप्लास्ट। तो ये हमारे पास आते हैं, ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट। तो इसका एग्जाम्पल आएगा ग्राउंडनट एंड कैस्टर एंड मैनी मोर। फिर हमारे पास आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो क्या करता है, स्टोर प्रोटीन, और ये हमें मिलता है एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज। और इसको हम और बोलते हैं ऑल्सो नोन एज प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो इलायोप्लास्ट के भी दो नाम हैं जिनको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज लिपिडोप्लास्ट, लिपिडोप्लास्ट एंड, और इसको हम बोल सकते हैं ओलियोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट। तो दो नेम है इसके।
फिर हमारे पास में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे टाइप्स खत्म हो गया, अब हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करा रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। तो लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर मेनली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब इसकी शेप्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, और उन शेप्स में कुछ कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे कि हमें कप शेप्ड मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, कप शेप्ड हमें मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। रिबन शेप्ड जो होता है वो हमें मिलता है स्पाइरोगायरा में। जो हमारे पास एक आता है कॉलर लाइक, वो हमें मिलता है यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स में। देन हमारे पास में आता है स्टीलेट, स्टीलेट एंड स्टीलेट हमें मिलता है जाइगोनीमा में। एंड लास्ट इज रेटिकुलेट, जो हमें मिलता है ईडोगोनियम में। अब इनकी शेप देखते हैं कैसे होती है। क्लेमाइडोमोनास में हमें मिलता है वन पर सेल, यानी कि एक मेसोफिल सेल के अंदर हमें एक क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और वो होता है कप शेप लाइक दिस। रिबन लाइक यानी कि स्पाइरोगेरा में होता है हमारे पास, ये स्पाइरोगेरा है, इसके अंदर ऐसे रिबन लाइक। कॉलर लाइक इज ऐसा। स्टीलेट इज स्टार शेप्ड एंड रेटिकुलेट इज नेटवर्क लाइक दिस। और हमारे पास जैसे इसमें ये क्वांटिटी नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है, 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास एंड 20 to 40 per cell इन अ मेसोफिल। तो यानी कि एक मेसोफिल सेल के अंदर 20 to 40 मिल सकते हैं, और 1 मिलता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ये स्ट्रिक्ट होती है, मतलब कि ये लेस परमेबल होती है, मतलब कि ये कम चीजों को अलाउ करती है इसके इससे पास होना। तो ये क्या है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। और जो स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्पेस जो होता है, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। एंड जो उसके अंदर एक कॉइन शेप्ड एक सैक प्रेजेंट होता है, मतलब फ्लैट होता है, साइड से देखते हैं तो ऐसे दिखता है, ऊपर से देखते हैं ऐसे दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और जब ये कॉइन्स स्टैक हो जाते हैं पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह, एक ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। अब वो ग्रेनम होता है, उसका दूसरा नाम है हमारे पास में इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स। तो इसको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि थाइलाकॉइड इस एक को बोलते हैं या इस पूरे को बोलते हैं। अब ऐसे याद रखो, ग्रेना को याद रखो, ग्रेना को बोलते हैं हम इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स। तो इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स क्या हो गए, मतलब ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स। तो ग्रेना क्या है, ग्रुप है एक थाइलाकॉइड्स का। और उसके बाद जो ये थाइलाकॉइड्स होते हैं ग्रुप, मतलब जो ये ग्रेना होते हैं, ये आपस में एक फ्लैट यानी कि लेमिले से कनेक्टेड होते हैं आपस में, और वो लेमिले होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिले। अब हमने जो पहले इससे पहले जब हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किया था उसके अंदर हमने डिफरेंस देखा था कि टिब्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक, और लेमेला का मतलब होता है प्लेट लाइक। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमारे पास में होता है फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल्स, यानी कि फ्लैट होते हैं, ये प्लेट लाइक होते हैं, जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा लेमेले। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एनक्लोज स्पेस। अब ये जो थाइलाकॉइड हमारे पास एक थाइलाकॉइड है, इस स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमेन, और थाइलाकॉइड के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट हमें मिलते हैं थाइलाकॉइड के ऊपर ही। यहाँ पे ल्यूमेन, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। इसमें भी राइबोसोम्स कैसे प्रेजेंट है, 70s। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड्स, यानी कि थाइलाकॉइड्स के ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास में क्लोरोफिल पिगमेंट, और यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स जो है वो स्मॉलर होते हैं, 70s। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, दो फंक्शन है। पहला तो है फोटोसिंथेसिस, और दूसरा एक फंक्शन है यहाँ पे, दूसरा फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, इसका फंक्शन है स्टोर्स स्टार्च। तो ये स्टार्च भी स्टोर कर रहा है, यानी कि स्टोर फूड होता है प्लांट का स्टार्च, तो ये स्टार्च को भी स्टोर कर रहा है। अभी एक हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो हमारे पास हो रही है क्रोमो क्लोरो एंड ल्यूको के अंदर, वो कैसे हो रही है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ें, हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे टोमेटो के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हम टोमेटो में। जब एक ओवरी होती है वो फर्टिलाइज होती है, तो उसके अंदर बहुत छोटा सा एक फ्रूट बनता है। तो जो सबसे पहले फ्रूट होता है ना, वो सबसे पहले होता है कलरलेस। देन वो थोड़ा पकता है, फिर वो कलर होता है उसका ग्रीन। देन वो और पकता है, फिर उसका कलर आ जाता है हमारे पास रेड। हम कर रहे हैं टमाटो, तो ये कलर हो जाते हैं। अब इसका क्या कहना है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब ये है कि जो कलरलेस, तो पहले था हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, देन वो कन्वर्ट हुआ हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में,
देन वो कन्वर्ट हुआ हमारे पास में क्रोमोप्लास्ट में। अब वो कलर क्यों आया? क्योंकि ये क्या करता है, अट्रैक्ट्स एनिमल्स। जो कलर होता है वो अट्रैक्ट करता है एनिमल्स को, और उससे वो जो सीड डिस्पर्जल होता है, तो वो क्या करते हैं कि टमाटो जब एनिमल खाता है तो उसके सीड्स होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं, तो वो दूसरी जगह पे वो स्प्रेड हो सकता है, तो वो उसके लिए उसको ट्रीट मिलती है एनिमल को कि फ्रूट मिल जाएगा, इसके बदले में वो उसके सीड ट्रांसफर करता है। तो एज ए नेचर की ये ट्रेड होती है। तो ये क्या है, रेड कलर हो जाता है क्रोमोप्लास्ट। देन हम करेंगे अब राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है हमारे पास में वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होती है। वो इसको, इसके दो नाम है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज। सबसे पहला इसको बोल देते हैं हम लोग पैलेट पार्टिकल्स। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम था जॉर्ज पैलेट, तो उनको डेडिकेट करा था इसका नाम, दैट इज पैलेट पार्टिकल्स। एंड इसका सेकंड नेम आता है हमारे पास में प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन फैक्ट्री क्यों है? क्योंकि जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में जब राइबोसोम किए तब हमने पॉलीसोम किया था कि एक राइबोसोम जो होता है वो एमआरएनए के साथ कनेक्ट करके क्या बनाता है, प्रोटीन्स। तो एमआर जो पॉलीसोम्स होते हैं वो हमारे पास बनाते हैं प्रोटीन। तो क्या है यहाँ पे, प्रोटीन फैक्ट्री। और इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये बना हुआ होता है, राइबोसोम जो होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन। और इसमें भी जो ये होगा ये आरआरएनए होगा, क्योंकि ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं मिलेगा हमें आरएनपी पार्टिकल, आरएनपी पार्टिकल। तो ये है हमारे पास में राइबोसोम की फॉर्मेशन। इसके बाद ये बोलता है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोट्स में 80s होता है, प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। तो ये क्या होते हैं, दो सब यूनिट से बने होते हैं। एक यूनिट होती है हमारे पास स्मॉल, एक होती है हमारे पास लार्ज। तो इसके अंदर ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं तो फिर बनाते हैं पूरी एक राइबोसोम। तो अब जो हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास 70s बन रहा है, वो 50 एंड 30s दो यूनिट से बन रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैथमेटिकल यूनिट्स नहीं है कि इनको हमने ऐड कर दिया तो ये 80s बनते हैं, तो ये 70s क्यों है, ये मैथमेटिकल यूनिट्स नहीं है। एस स्टैंड्स फॉर, एस क्या है, एक स्वेडबर्ग यूनिट है जिसका क्या स्टैंड कर, जिसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है हमारे पास स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन, स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन। अब स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होती है, स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन होती है हमारे पास में कि वो कितनी जल्दी सेडिमेंट हो रहा है। जो जितना ज्यादा हैवी होगा पार्टिकल, जितना ज्यादा हैवी पार्टिकल होगा उतनी जल्द, जितना ज्यादा हैवी होगा उतना फास्ट वो सेडिमेंट करेगा, मतलब उतनी फास्ट वो बैठेगा उस जगह पे। तो वो क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ये क्या है हमारे पास में, एस, एस का क्या मतलब है यहाँ पे, एस एक स्वेडबर्ग यूनिट है जो क्या डिनोट करती है, स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और इसके इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज, दैट इज सेम, कि जितना ज्यादा हैवी होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा फास्ट सेडिमेंट करेगा। अब ये जो आपस में दो सब यूनिट होती हैं, ये इनके लिए हमारे पास एक आयन जरूरी होता है। तो Mg2+ एक आयन है हमारे पास में। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड हो रहा है, तो जो ये बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ लिख देते हैं, बॉन्डिंग नीड्स, बॉन्डिंग नीड्स Mg2+ आयन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर Mg2+ आयन नहीं होगा तो ये दोनों बॉन्ड नहीं करेंगे, अकेले अकेले रह जाएंगे। तो ये हमारे पास राइबोसोम हो गया। अब हम करेंगे साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे पास ह्यूमंस के पास बोन्स का स्केलेटन होता है, वैसे साइटोस्केलेटन यानी कि साइटोप्लाज्म यानी कि सेल, साइटो मीन सेल, तो सेल का स्केलेटन होता है। तो सेल का जो स्केलेटन होता है, हमारा स्केलेटन बना होता है बोन से, तो जो सेल का स्केलेटन होता है वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से। जो इसका फंक्शन होता है तो वो होता है यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल का एक किसका फंक्शन था, एक और ये सेल वॉल का भी फंक्शन था। हमने लास्ट वीडियो में किया है कि ये फंक्शन ऑफ द सेल वॉल भी है। तो ये क्या क्या फंक्शन कर रहा है, तो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, एक मोटिलिटी यानी कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल हो रहा है। अभी हमें पहले आगे साइटोस्केलेटन हो गया है, तो यहाँ से हम लोग एक बार सिमिलैरिटीज कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ सिमिलैरिटीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिमिलैरिटीज है, तो पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि ये दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं, सेमी ऑटोनोमस।
ये दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। और ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। दोनों के अंदर हमें मिलता है 70S राइबोसोम। दोनों के दोनों हमारे पास दोनों के अंदर मिलता है सिंगल यानी कि 1 इन नंबर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये मिलता है। फिर इसके बाद दोनों के दोनों डिवाइड बाय फ्यूजन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बोथ आर both are bacterial symbionts। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल सिम्बायंट्स एंड सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस मींस इनके पास इनका खुद का डीएनए, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस मींस खुद का डीएनए इनके पास, जो कि क्या है हमारे पास सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, इनके पास 70S राइबोसोम है और ये डिवाइड करते हैं फ्यूजन से। अब बोथ आर बैक्टीरियल सिम्बायंट्स मतलब क्या होता है कि ये बैक्टीरिया के सिमिलर क्यों है। अब ये बैक्टीरिया के सिमिलर इसलिए है क्योंकि इनके पास एक तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है और एक इनके पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट है और ये डिवाइड कर रहे हैं फ्यूजन से। ये लास्ट के 3 फीचर जो है ना, ये है इसके रीजन की बैक्टीरिया सिम्बायोट क्या है, मतलब बैक्टीरिया के सिमिलर क्यों है। इसीलिए इनको इनके लिए ऐसे भी बोलते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इनके प्रिकर्सर्स हैं, यानी कि इनके जिनको बोलते हैं पूर्वज, जिनसे वो बने हैं, मतलब इवॉल्व होके बने हैं। तो वो क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास में। अभी हम करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला। जो सीलिया एंड फ्लैजेला, तो सीलिया क्या है, एक छोटी छोटी हेयर ग्रोथ मिलेगी हमें। जो सेल होता है उसके पास बिल्कुल छोटे छोटे फाइन हेयर्स की तरह मिलेंगे। और जो फ्लैजेला होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सीलिया, ये बड़ा होता है और ये नंबर में भी कम मिलेगा सीलिया से। और इसका मेन फंक्शन होता है मोटिलिटी यानी कि लोकोमोशन। अब सीलिया का जो फंक्शन होता है, या तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग के फ्लूइड को घुमा देगा, मूवमेंट करा देगा सराउंडिंग के फ्लूइड की, या फिर वो मूवमेंट करा देगा सेल की। और जो फ्लैजेला का होता है वो तो फंक्शन ही एक होता है, दैट इज मोटिलिटी। अब जो आता है हमारे पास सीलिया होता है, ये ओर की तरह काम करता है। ओर क्या होते हैं, जब हम कोई बोट चला रहे होते हैं तो उसके अंदर दोनों साइड हमारे पास चप्पू होते हैं, उनको बोलते हैं ओर। अब अगर हम कभी किसी ने बोट चलाई हो तो आप ये नोटिस करोगे कि दोनों के दोनों जो चप्पू होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो कोऑर्डिनेटेड होती है, वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे चलने चाहिए, नहीं तो बोट आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पे ही जिगजैग करती रहेगी। तो बोट को आगे चलाने के लिए, उसको मूवमेंट कराने के लिए उन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ऐसे ही इंसीलिया का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से वो मूव करते हैं। तो इसमें भी इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि cilia are smaller structure work like oars causing the movement of either of the cell or the surrounding of the fluid. Flagella are comparatively longer, responsible for cell movement. The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from that of eukaryotes. ये क्यों है? ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी फ्लैजिला है, बट वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। अब वो क्यों है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा एक तो स्ट्रक्चर ये आ जाता है, जो हमारे पास यूकैरियोट्स का फ्लैजिला होता है वो होता है हमारे पास में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और जो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला होता है, इसमें अभी अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे, 9+2 और 1 की अरेंजमेंट होती है। और जो प्रोकैरियोट का होता है फ्लैजिला, वो होता है हमारे पास में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ। जो ये होते हैं, ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स होती हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। तो फ्लैजिला, अगर सीलिया की अगर हम आउटर मेम्ब्रेन देखेंगे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। Cilia or the flagellum show that they are covered with plasma membrane, the core called axoneme। अगर हम फ्लैजिला को कट करेंगे और उसका टॉप व्यू देखेंगे तो वो हमें दिखता है सर्कुलर, और उसका जो कोर होता है, जो ये कोर है, इसको बोलते हैं एक्सोनिम। और कोर के अंदर क्या होता है कि पेरिफेरी के ऊपर डबलेट्स चल रहे होते हैं। ये जो है ये कोर है, ये कोर एक्सोनिम है। इसके अंदर डबलेट्स होते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं, मतलब 9 ट्यूब्यूल्स होते हैं जो 2-2 के पेयर में हमें मिलते हैं। तो ये 9 डबलेट्स मिलेंगे। सेंटर में हमें 2 सिंगलेट्स मिलेंगे जो आपस में इंटरडिजिट ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। इनके बाहर मिलती है हमें सेंट्रल शीथ, और सेंट्रल शीथ से ये डबलेट जुड़े होते हैं रेडियल स्पॉक्स से। रेडियल स्पॉक्स बने हुए होते हैं प्रोटीन से। तो ये है हमारे पास में सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। अब इसको हम टॉप व्यू से कट करके देखते हैं तब। और इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं, पेरिफेरी पे 9 है और अंदर 2 सिंगलेट हैं, तो 9+2 अरे अरेंजमेंट बोला जाता है इसको। यहाँ बोल रहा है कि नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि ये हमारे पास में उसका एक्सोनिम ये है, इसके अंदर हमारे पास में ट्यूब्यूल्स हैं। ये तो टॉप व्यू, अगर हम साइड व्यू देखेंगे ट्यूब्यूल्स का तो ये हमें फ्लैजेला दिखता है, तो इसके अंदर ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट हमें दिखती है ट्यूब्यूल्स की। तो ये बोल रहे हैं। फिर इसके बाद बोल रहे हैं 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि 9 डबलेट्स हैं पेरिफेरी के ऊपर, और पेयर है एक सिंगलेट्स का
बिल्कुल सेंटर पे 2। तो ये क्या है हमारे पास 9+2 अरे अरेंजमेंट है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होती है ये कनेक्टेड होती है ब्रिजेस से, यानी कि जो ये वाला ब्रिज है ये ब्रिज है हमारे पास में। फिर ये बोल रहा है कि और ये किससे एनक्लोज्ड है, सेंट्रल शीथ से। और जो सेंट्रल शीथ होती है ये बाकी के ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होती है रेडियल स्पोक से। देयर आर 9, मतलब एक डबलेट जो है वो सेंट्रल जो शीथ से एक रेडियल स्पोक से कर रहा है, तो 9 डबलेट्स हो तो 9 रेडियल स्पोक्स होंगे। पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो ये हमारा कनेक्शन है दो डबलेट के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग लिंकर। और जो एमर्ज फ्रॉम अर्थ, जो सीलिया और फ्लैजिला होता है ये एक बेसल बॉडी से एमर्ज होता है, जिसका हमने स्ट्रक्चर किया था पूरा कि वो कैसा हुक होता है, बेसल बॉडी होता है, फिर फ्लैजिला निकल रहा होता है। वो हमने जब प्रोकैरियोट्स फर्स्ट वीडियो में, सेल की फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने प्रोकैरियोट्स किया था, वहां पे फ्लैजिला किया था, तब हमने उसको कवर कर लिया था। वो देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जो अभी हम करेंगे, तो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है और ये प्रेजेंट सिर्फ एनिमल सेल में, एनिमल में, प्लांट में नहीं होता सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हमारे पास में, अभी यहाँ बना लेते हैं, हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, जो क्या है, एक ऐसे स्ट्रक्चर है। ये एक सेंट्रियोल है। फिर हमारे पास में ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये आपस में हमारे पास कैसे मिलते हैं, 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं। फिर हमारे पास में कुछ एक ऐसे सर्कल शेप्ड में एक अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये इसको बोलते हैं सेंट्रोस्फियर। और जो ये सेंट्रोस्फियर है ये हमारे पास में आ जाता है इनके पास, ये हमारे पास आ जाता है ऐसे। और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं, जो ये पूरा हमारा सेंट्रोस्फियर और सेंट्रियोल मिला आपस में, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम ऑर्गेनेली क्या कंटेन करती है, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि सेंट्रियोल सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं आपस में। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है एक सेंट्रियोल की, ऊपर से देखते हैं तो इसको बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो कार्ट व्हील का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखता है, और ये होते हैं ऐसे दिखते हैं। ये है हमारे पास एक सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल, और आपस में 90 डिग्री पे है। अभी हम लोग पहले इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ देखेंगे, फिर हम इसको करेंगे इसके अंदर कि कैसे कैसे हम इसको खुद करेंगे, मार्किंग करेंगे क्या है ये, और उसके बाद ये सेकंड रिवीजन होगा ये वाला, और फिर हमने थर्ड रिवीजन क्विक रिवीजन में करेंगे। तो हमारी हर चीज 3 बार कवर हो रही है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो ये होता है ये मेड अप किससे होता है, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल से, यानी कि पेरिफेरी के ऊपर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब पेरिफेरल फिब्रिल्स होते हैं जो किससे बने होते हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन से। और एक पेरिफेरल फिब्रिल के अंदर होता है ट्रिपलेट, मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक ट्रिपलेट में, मतलब एक पेरिफेरल फिब्रिल में। तब ये फिब्रिल के अंदर 3 है, तो ऐसे ऐसे ये 9 होते हैं पेरिफेरी के ऊपर। और ये आपस में किससे लिंक्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं आपस में लिंकर्स से, जैसा हमने सीलिया एंड फ्लैजिला में किया था। जब सीलिया फ्लैजिला हम करे थे तो उनके बीच में 2 ट्यूब्यूल्स से सिंगलेट्स, जो यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिर्फ एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं हब। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस। तो कोल्ड क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। जो बाकी के जो हमारे पास ट्रिपलेट्स हैं उनसे कनेक्टेड होता है रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स क्या है, प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर से। तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो फॉर्म क्या करते हैं, तो सेंट्रियोल क्या क्या बनाते हैं, एक तो बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया एंड स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स हमारे काम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि हम सेल साइकिल में करेंगे। और ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, फिर वो क्या बना देते हैं, स्पिंडल अपैरेटस, जो क्या होता है एनिमल सेल्स के अंदर बनता है, जो हम लोग करेंगे सेल साइकिल में। अभी हम देख लेते हैं इसका, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। अभी ये जो सब बिल्कुल सेंटर में है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये है हमारे पास में प्रोटीनेशियस हब। तो हम इसको हब ही लिख देते हैं, ये है हमारे पास हब। ये क्या है हमारे पास, टोटल है हमारे पास में ट्रिपलेट, पेरिफेरल पेरिफेरल फिब्रिल। और इसमें जो एक आता है ये हमारे पास में माइक्रोटिब्यूल। एक क्या है हमारे पास, माइक्रोटिब्यूल। और ये आपस में क्या है हमारे पास में, लिंकर्स। और ये पिंक वाला है हमारे पास में रेडियल स्पोक्स। ये हो गए हमारे लेबलिंग। देन अब हम आएंगे न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियस होता है इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, मतलब फर्स्ट उसको डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ईयर इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला फ्लेमिंग को, जिसको उसने नाम दिया क्रोमेटिन। अब फ्लेमिंग ने क्या यूज किया था, बेसिक डाई यूज की थी, और डाई का नाम था हमारे पास में फ्यूशन, जो थी पिंक कलर डाई। फ्यूशन डाई यूज करी थी जो थी हमारे पास में पिंक कलर की, तो उससे इनको स्ट्रक्चर मिला था क्रोमेटिन। जो हम लोग स्टडी करते हैं
न्यूक्लियस की वो करते हैं हम इंटरफेज न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं हुआ होता है तब की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या मिलता है हमें, एक तो क्रोमेटिन मिलता है। क्रोमेटिन क्या है, हाईली एक्सटेंडेड एलैबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं क्रोमेटिन, और उसके साथ में कुछ स्फेरिकल बॉडीज, जैसे ये है इसमें स्फेरिकल बॉडीज मिलती है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद इसके अंदर दो एंड मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। हर मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10 to 15 नैनोमीटर्स का। ये इंपॉर्टेंट है, 10 to 15 नैनोमीटर्स का इनमें डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कुछ कहीं कहीं पे जो दो मेम्ब्रेन होती है या आपस में फ्यूज कर जाती हैं और ये बना देती है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर से आरएनए एंड प्रोटीन का बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, अंदर साइटोप्लाज्म से आ सकता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से जा सकता है। तो आरएनए एंड हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ आर से कंटिन्यूअस होती है, इसीलिए इसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। Outer membrane remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes in it. Nuclear envelope is interrupted by minute pores formed by the fusion of two membranes. These nuclear pores are passages through which movement of RNA and protein molecules take place in both the directions between nucleus and cytoplasm. तो RNA and protein का क्या है, यहाँ पे बाइडायरेक्शनल फ्लो अलाउड होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट होता है हमारे पास कुछ सेल्स के अंदर नंबर। तो कुछ सेल के अंदर नॉर्मली तो वो मिलता है 1, और कुछ सेल के अंदर वो एब्सेंट भी होता है और ज्यादा भी होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, दो हमें मिलते हैं पैरामीशियम में, दो हमें मिलते हैं पैरामीशियम में, और हमें मल्टी मतलब बहुत सारे मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें स्लाइम मोल्ड्स में, बोन मैरो में, बोन मैरो एंड स्केलेटल मसल्स जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। और कुछ सेल में एब्सेंट होते हैं जैसे कि मेच्योर आरबीसी एरिथ्रोसाइट और सीव ट्यूब सेल्स मेच्योर, तो उनके अंदर ये एब्सेंट भी हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल के को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ऐसे न्यूक्लियस के को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोलस क्या है, कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस ही होते हैं, बस ये क्या होते हैं एक जगह पे डेंस हो जाते हैं, तो वो होता है हमारे पास न्यूक्लियोलस। Now, the content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane-bound structure. The site for active ribosomal RNA synthesis, यानी कि यहाँ पे rRNA बन रहा है जिससे क्या बनते हैं राइबोसोम्स। तो लार्जर, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Larger and more numerous nucleoli are present in the cell actively carrying out protein synthesis. जिस जिस हमारे पास ऑर्गेनली के अंदर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पे ज्यादा न्यूक्लियोलस मिलेगा हमें। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के, और ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक। अभी हम यहाँ देखते हैं, अब आएंगे हम क्रोमोसोम पे। तो नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। जो थ्रेड था उसको बोल रहे थे हम क्रोमेटिन, जो थ्रेड था न्यूक्लियो प्रोटीन का उसको बोल रहे थे हम क्रोमेटिन। और जो हमारे पास, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स। तो अगर अलग अलग स्टेज देखते हैं, तो अगर हमें मोर्फो पढ़नी होती है तो हम करते हैं मेटाफेज के अंदर, अगर हमें शेप करनी होती है तो हम करते हैं एनाफेज के अंदर, और मेटा एंड एनाफेज हम करेंगे सेल साइकिल के अंदर। तो क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं कि क्रोमेटिन जो होता है, जो क्रोमेटिन होता है इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसको मैं लिख रही हूँ एनएचपी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन जो क्या है हमारे पास हिस्टोन, बेसिक नेचर के होते हैं, डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, और जो प्रोटीन हिस्टोन होता है ये बेसिक नेचर का होता है, जिसके ऊपर जैसे ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर ऐसे बाइंड करता है डीएनए। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर में, जेनेटिक्स में स्ट्रक्चर पूरा। एंड इसके अंदर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं एनएचपीज एंड सम आरएनए, और इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। जो हमारे पास सिंगल ह्यूमन सेल होता है इसके अंदर, एक सेल के अंदर 2 मीटर लॉन्ग हमारे पास डीएनए मिलता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 46 क्रोमोसोम्स में। 46 क्रोमोसोम मींस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो हमारे पास एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट अगर हम देखते हैं तो 2.2 मीटर्स का होता है, तो 2.2 मीटर्स का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो एवरी क्रोमोसोम इज विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, मतलब ये जो अगर हम शेप देखते हैं तो ये हमें मिलती है एनाफेज के अंदर शेप पता चलती है। जो क्रोमोसोम होता है हमारे पास में, ये एक हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिससे ये जुड़े हुए होते हैं, जिससे ये एक यहाँ पे बाइंड होते हैं क्रोमेटिड्स, ये हमारे पास क्रोमेटिड्स, और ये बाइंड होते हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर के बाहर हमारे पास एक डिस्क होती है, सर्कुलर डिस्क मिलती है हमें प्रोटीन की बनी हुई, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर बोलते हैं हमें सर्कुलर डिस्क को। और ये क्या फंक्शन करती है, जब हम सेल डिवीजन करेंगे उसके अंदर देखेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं डिवाइडिंग के टाइम पे, वो काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होती हैं। तो प्रोटीनेशियस डिस्क क्या है हमारे पास, काइनेटोकोर, जिसके ऊपर हमारे पास में स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में कि डिवाइडिंग साइज स्पेशली द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये क्या डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दोनों साइड में, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जो बनता है प्रोटीन से। सेंट्रोमियर होल्ड द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन। अब सेंट्रोमियर की क्या पोजीशन है उसके ऊपर बेस करके चार टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है जिसके अंदर हमारे पास में दोनों क्रोमेटिड, यानी कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये दोनों इक्वल हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है हमें, ये मेटासेंट्रिक है, ये हमारे पास मेटासेंट्रिक। फिर हमारे पास आता है सब मेटासेंट्रिक, यानी कि जो थोड़ा सा दूर होगा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों में, वो होता है सब मेटासेंट्रिक। और एक होता है जिसके अंदर हमारे पास में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, एक बहुत छोटा है एक बहुत बड़ा है, तो उसको हम, ये दोनों जो डायग्राम दिए हुए एनसीईआरटी में, ये दोनों के दोनों एक्रोसेंट्रिक के हैं। तो ये दोनों हमारे पास एक्रोसेंट्रिक हैं। और अगर जब हमारे पास आता है टीलोसेंट्रिक, तो टीलोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारे पास सेंट्रोमियर है, ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमेटिड है, दूसरी साइड तो होता ही नहीं है कोई क्रोमेटिड, तो ये है हमारे पास में टीलोसेंट्रिक। तो ये हमारे पास टीलोसेंट्रिक है। टीलोसेंट्रिक के अंदर टर्मिनल होता है, इसके अंदर दूसरा क्रोमेटिड नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसे दिखेंगे। तो ये दोनों हमारे पास एक्रोसेंट्रिक है, दोनों के दोनों। अब यहाँ पे एक टर्म आती है कि जो शॉर्ट आर्म होती है इसको हम बोलते हैं पी आर्म, और पी आर्म जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है पेटाइट आर्म। पेटाइट आर्म यानी कि पी आर्म। और जो हमारे पास लॉन्ग आर्म होती है इसको हम बोलते हैं क्यू आर्म, उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, तो क्यू आर्म होती है। तो पी फॉर पेटाइट आर्म एंड क्यू फॉर क्यू आर्म। अभी हम कुछ शेप्स देख लेते हैं जो एनाफेज में दिखती हैं, और हम फिर वो शेप्स वापस से करेंगे सेल साइकिल में। तो शेप्स कुछ ऐसे हैं, अगर वो मेटासेंट्रिक है तो वो बनाता है वी शेप। मैं यही शेप पिंक से मेंशन कर देती हूँ, पिंक से शेप्स हैं। तो यहाँ पे मेटा में बनाता है वो वी शेप। जो हमारे पास आता है सब मेटा, तो सब मेटा के अंदर बनाता है वो एल शेप्ड, ऐसे, यानी कि वो यहाँ पे एक क्रोमेटिड दिखेगा, एक छोटा क्रोमेटिड यहाँ दिखेगा, तो ये एल होता है। फिर उसके बाद जो एक्रोसेंट्रिक होता है इसके अंदर बनाता है वो जे शेप, यानी कि ऐसे, ऐसे जे शेप। तो ये क्या होगा, एक बड़ा दिखेगा एक छोटा दिखेगा, तो ये क्या है हमारे पास जे शेप। टीलोसेंट्रिक के अंदर वो बनाता है आई शेप, यानी कि ऐसे आई दिखेगा हमें, मतलब दोनों यूं दिखेंगे हमें ऐसे। तो ये आई शेप्ड बना रहा है, आई शेप बना रहा है। और ये शेप्स जो है ये हमें दिखती हैं, शेप्स हमें दिखती है एनाफेज में, शेप्स हमें दिखती है एनाफेज में। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स। फिर कुछ क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसी साइट होती है जो कोई स्टेन नहीं लेती है, जो फ्यूजन स्टेन जैसे ली थी तो उसके अंदर कलर थ्रेड दिख गए थे, ऐसे कुछ साइट होती है जहां पे स्टेन नहीं दिखता है, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और वो कहाँ मिलती है हमें, बिल्कुल टॉप पे, जिनको बोलते हैं हम सैटेलाइट। तो ये कैसी स्ट्रक्चर रहती है, सैटेलाइट जैसा। तो ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। माइक्रो बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, और इनका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कराती है। तो जो इनके एंजाइम्स होते हैं ये ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो एंजाइम्स क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो एक ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबॉडीज के अंदर। तो ये दोनों क्या फंक्शन आ गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन के। ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक करेंगे क्विक रिवीजन। अभी हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया, सेलियन फ्लैजिला हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम हो गया। अभी हम क्विक रिवीजन करके डिफरेंसेस पे चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या था हमारे पास में, जीनस ग्रीन स्टेन से हम देखते हैं। और उसके बाद इसका नंबर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद आता है इसकी शेप, सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक जो कंपार्टमेंट बनता है उसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में से कंपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है कंटिन्यूस होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्डिंग्स होती है उसके अंदर, जिनको बोलते हैं क्रिस्टे। जितना ज्यादा क्रिस्टे होगा उतना ज्यादा उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। फिर उसके बाद ये बोलता है कि जो दोनों के अंदर इनका अपना अपना एंजाइम प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हमें मिलते हैं एक F0 F1 पार्टिकल्स ऑक्सीजोम, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका फंक्शन मेन होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है, यानी कि एटीपी फॉर्मेशन कराता है ऑक्सीडेशन करके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर इसका 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद इसके अंदर एक होता है हमारे पास 1 नंबर, दैट इज सिंगल, मिलता है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो क्या होता है सर्कुलर। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड जो होते हैं बहुत लार्ज शेप के होते हैं, तो इजीली विजिबल होते हैं। इनकी 3 टाइप होती है। क्लोरोप्लास्ट यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल मिल रहा है, जो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में करता है। क्रोमोप्लास्ट कलर देता है प्लांट को, जो क्या होता है येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। और ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है इसके अंदर। ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा फूड को, तो उसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, जो मिलता है पोटैटो, राइस एंड व्हीट एग्जाम्पल। एलायोप्लास्ट यानी कि ओलियोप्लास्ट और लिपिडोप्लास्ट, जो मिलता है ग्राउंडनट एंड कैस्टर, ऑयल्स एंड फैट्स। और इसके बाद जो है हमारे पास में
एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन स्टोर करता है, यानी कि एल्यूरोन लेयर ऑफ द मेज जिसको बोलते हैं प्रोटियोप्लास्ट। जो मेजोरिटी ऑफ हमारे पास में ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट, हमें मिलेगा मीजोफिल सेल्स के अंदर। इसकी कुछ भी शेप्स होती हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, जिसके नंबर भी अलग अलग होता है। जैसे अगर क्लोमाइडोमोनास में देखें तो एक मीजोफिल सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अगर दूसरे ग्रीन एल्गा देखें, जो क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन सेल है लेकिन और ग्रीन एल्गा है, और अगर हम दूसरा वो देखते हैं, दूसरा कोई और प्लांट दिखते हैं, तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो मीजोफिल सेल है, एक मीजोफिल सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारे पास ऑर्गेनली है। इसके अंदर एक हमारे पास सैक्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर की स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। और जो थाइलाकॉइड जब बहुत ज्यादा स्टैक बना देते हैं पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह, उसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना टू ग्रेना ये जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमिनिस, यानी कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं फ्लैट। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड्स पे। ये यहाँ दिया हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर भी 70s आरएन वो राइबोसोम मिलता है, और इसके अंदर भी एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है। और इसके अंदर बस इतना ही है। इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च को स्टोर करता है। जो राइबोसोम होते हैं इनको हम लोग ऑल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल भी है। इनको ये क्या है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स है। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स है, क्यों है, क्योंकि इनको ये बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80s होता है, जो होता है 60 + 40s। और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होता है, ये होता है 70s, यानी कि 50 + 30। और जो एस होता है, ये होती है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसका मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जो इनडायरेक्टली किसका मेजर है, डेंसिटी एंड साइज का। इनके अंदर मैग्नीशियम आयन की बहुत ज्यादा जरूरी है इनको बाइंड करने के लिए। फिर आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज जैसे ह्यूमन में स्केलेटल होता है बोन का, ये होता है हमारे पास सेल का स्केलेटन। तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। और ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो सेमी ऑटोनॉमस इंपॉर्टेंट है, एक इसके अंदर बैक्टीरियल सिम्बायोट्स इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट के 3 वाले ये इसके रीजन है। सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। सीलिया छोटे होते हैं और की तरह यानी चप्पू की तरह काम करते हैं। और जो फ्लैजेला होता है ये लंबा होता है। इसका काम सिर्फ एक फ्लैजेला का सिर्फ एक फंक्शन होता है, जो होता है मूवमेंट। और जो सीलिया का फंक्शन है वो या तो सराउंडिंग के फ्लूइड को हिला देगा, या खुद को हिल जाएगा, मतलब खुद हिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का जो होता है फ्लैजेला, वो बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। और यूकैरियोट का जो फ्लैजेला होता है ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। फिर जो इनका सेंटर होता है फ्लैजेला और सीलिया, इनको बोलते हैं एक्सोनिम। एक्सोनिम के अंदर होती है 9+2 अरेंजमेंट, यानी कि डबलेट्स मिलेंगे पेरिफेरी पे ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और यहाँ पे ये जो आपस में कनेक्टेड होते हैं लिंकर से, और जो बीच के अंदर 2 सिंगलेट्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ब्रिज से। और इनके ऊपर होती है सेंट्रल शीट। सेंट्रल शीट से डबलेट्स जुड़े होते हैं रेडियल स्पोक से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीच में 2 हैं बाहर 9 है, तो इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पे ये, और इनका ये कहाँ ये एमर्ज करते हैं, बेस इनका क्या है, सेंट्रियोल लाइक। जो सेंट्रोजोम होता है, क्या होता है कि सेंट्रियोल्स मिलते हैं 2 जो 90 डिग्री पे होते हैं आपस में। उसके बाहर होता है एक हमारे पास में अमोर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल्स का सेंट्रोस्फियर, और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम। इनका स्ट्रक्चर होता है कार्टवील लाइक। अब इसको यहीं देख लेते हैं। ये पेरिफेरल फिब्रिल्स हैं, जो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं लाइनर से। और जो बीच के अंदर यहाँ पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, यहाँ एक हब होता है जो क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है। तो ये प्रोटीनेशियस होता है, तो ये प्रोटीनेशियस हब से जुड़े होते हैं ट्रिपलेट्स रेडियल स्पोक से। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। वहां थी 9+2, ये होती है 9+0 अरेंजमेंट। तो इसमें पूरे में ये दिया, और साथ में ये दिया है कि इसका जो फंक्शन है, सेंट्रियोल हमारा बनाते हैं बेसल बॉडी ऑफ सीलियन फ्लैजेला, और साथ में बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। जो न्यूक्लियस था उसको जो फर्स्ट डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर उसके बाद जो क्रोमेटिन था उसको किया था फ्लेमिंग ने। फिर उसके बाद इसके अंदर बोलता है कि जो क्रोमेटिन होता है, जो न्यूक्लियस हमारे पास में वो कंटेन करता है, एक तो क्रोमेटिन करता है, और एक उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक डेंस जो बीच में एक स्ट्रक्चर होता है डेंस, जिसके अंदर कोई भी मतलब मेम्ब्रेन तो नहीं होती है, बट वो एक जगह डेंस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, यानी राइबोसोमल आरएनए बनाता है, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है 10 to 50 नैनोमीटर्स की, और उस स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कभी कभी कहीं कहीं मतलब बीच बीच के अंदर वो स्पेस जो होती है, मतलब 2 मेम्ब्रेन होती है, ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और वो फ्यूज होकर ऐसे बना देती हैं पोर्स। अब उस पोर्स से आरएनए और प्रोटीन का बायडायरेक्शनल फ्लो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। डिपेंड कर सकता है न्यूक्लियस का नंबर हर सेल में। नॉर्मली 1 न्यूक्लियस होता है एक सेल में, बट कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, जैसे पैरामीशियम में 2 जाते हैं, स्लाइम मोशन, बोन मैरो, स्केलेटल मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और कुछ सेल्स के अंदर ये एब्सेंट भी हो जाता है, जैसे मैच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स। फिर उसके बाद आता है हम न्यूक्लियोलस। अगर जिसके अंदर हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए, सिंथेसिस का फंक्शन है, तो उसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियोलस मिलेंगे हमें। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्रोमोजोम पे। तो क्रोमेटिन तो होता है हमारे पास डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो उसके बाद आते हैं हमारे पास क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स को हम देखते हैं
तो जो हमारे पास क्रोमेटिन होता है टोटल, वो बनता है उससे। तो क्रोमोसोम्स जो है, अगर उसको हम खोल लें, तो ये जो क्या है, डीएनए है, वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे ऐसे बाइंडेड होता है। तो उस बाइंडिंग को अगर हम खोलते हैं, तो वो टोटल 2.2 मीटर्स की बनती है एक ह्यूमन सेल के अंदर। एक सेल के अंदर इतनी बनती है, और कितने सारे मिलियंस ऑफ सेल है, कितना बड़ा है, लेकिन कितना कॉम्पैक्टली वो अरेंज होता है, तो वो नहीं पता चलता, इतना माइन्यूट हो जाता है वो। फिर क्या देखते हैं, तो जो एक एवरी क्रोमोसोम, मतलब हर क्रोमोसोम के अंदर एक बीच में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, जो क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच करके रखता है। और जो सेंट्रोमियर होता है, यानी उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाहर होती है प्रोटीनेशियस डिस्क, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जहां पे सेल डिवीजन के टाइम पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो 4 टाइप्स का होता है क्रोमोसोम। अगर दोनों के दोनों इक्वल क्रोमेटिड्स को डिवाइड कर रहा है, तो वो होता है मेटाक्रोमोसोम, मेटाक्रोसेंट्रिक। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो सब मेटासेंट्रिक, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो एक्रोसेंट्रिक, और अगर एक गायब हो गई है आर्म, तो उसको बोलते हैं हम टीलोसेंट्रिक। और इनकी कुछ शेप्स हैं जो हम देखते हैं एनाफेज में, और इसको हम फिर से अच्छे से करेंगे सेल साइकिल के अंदर। फिर उसके बाद कुछ साइट ऐसी होती हैं क्रोमोसोम के अंदर जो स्टेन नहीं लेती हैं, तो नॉन स्टेनिंग साइट्स होती हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम बोल देते हैं यहाँ पे सैटेलाइट। और यहाँ पे जो माइक्रो फिर आती है माइक्रोबॉडी, जो प्लांट और एनिमल बोथ में प्रेजेंट होती है, और इनका फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन। जो इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का, और एक ऑक्सीडेशन हमने किया था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारे पास क्विक रिवीजन हो गया। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है, वो हमें मिलती है पेप्टिडोग्लाइकन की। और जो अगर यूकैरियोट्स देखते हैं, तो उसके अंदर डायटम्स में जैसे सेल्यूलोजिक है, सिलिकॉन वाली है, और जो हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट है, उसके अंदर सेल्यूलोजिक है। मतलब प्रोटिस्ट में प्रेजेंट भी होती है कईयों में, जैसे स्लाइड मोड में प्रेजेंट है हमारे पास डाइनो में और डेस्मेंट्स में, और कईयों में एब्सेंट भी होती है, जैसे कि स्लाइड मोड्स में प्रेजेंट एंड एब्सेंट दोनों। और अगर जैसे हम प्लांट में देखते हैं, तो प्लांट में सेल्यूलोज की होती है, और गैलेक्टेंस मैनन्स वाली होती है हमारे पास एल्गीज में। और अगर हम फंजाई किंगडम में देखते हैं, ये एक जर्नल लिख रही हूँ मैं, और अगर फंजाई में देखते हैं तो काइटिन की होती है, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। फिर आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों की क्या है, सिमिलर है, सिमिलर सेल मेम्ब्रेन्स हैं। फ्लैजेला, फ्लैजेला जो होता है, यहाँ पे हमें मिलता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, जो मैंने बताया था, फ्लैजेलिन प्रोटीन। और जो यहाँ होता है, ये बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसकी अरेंजमेंट होती है हमारे पास में 9+2 अरे। फिर आते हैं हमारे पास राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं हमारे पास 70s, एंड इसका जो सब यूनिट्स क्या क्या होती है, 50s प्लस 30s। जो हमारे पास यूकैरियोट्स में मिलते हैं, उनकी होती है हमारे पास 80s, जो मिलती है हमारे पास 60s प्लस 40s। और 70s मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस मीन्स होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग तो यहाँ प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, और जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होती है। क्या होता है कि एक सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूल है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। तो ऐसे जो मूवमेंट हो रही है, तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल एनवलप सिस्टम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन आ रही है, जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंगल एनवलप सिस्टम। जो हमारे पास में यूकैरियोट्स होते हैं, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, मतलब ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, मतलब 2 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन, डबल डबल एनवेलप सिस्टम, डबल एनवेलप सिस्टम। तो ये हमारे पास हो गया है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब हम करेंगे डिफरेंस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। तो सेल वॉल जो अगर देखते हैं, तो सेल वॉल तो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट बस प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। फिर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल एब्सेंट है, और इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर एक चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट, कि ये जो डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन जो हुआ यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर, वो हुआ हमारे पास में एनेस्ट्रल, एनेस्ट्रल। मतलब कि यहाँ पे नो स्पिंडल फॉर्मेशन, यहाँ स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती है, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। ये अब यहाँ देखा जाए, तो यहाँ पे होती है एस्ट्रल, यहाँ पे होती है सेल डिवीजन एस्ट्रल। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में ये 2 सेंट्रियोल्स हैं, इनके ऊपर से जब स्पिंडल रेज निकलती हैं, स्पिंडल रेज निकलती हैं, या जिनको बोलते हैं एस्ट्रो रेज, तो ये स्टार लाइक, एस्ट्रो मीन स्टार, तो एस्ट्रो रेज जो निकलती हैं, ये स्पिंडल फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे जो एस्ट्रो रेज निकलती हैं, तो ये एस्ट्रो स्ट्रक्चर बना, तो इसलिए एस्ट्रल डिवीजन हो गया। यहाँ पे कोई रेज नहीं मिल रही है, एस्ट्रो रेज नहीं मिल रही है, तो ये एन एस्ट्रल हो गया, मतलब नो स्पिंडल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस।
जो अगर हम न्यूक्लियस देखते हैं तो जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफ्री पे होता है, पेरिफ्री पे होता है। जो यहाँ पे है एनिमल सेल में ये सेंट्रल होता है। अभी देख लेंगे क्यों होता है, क्योंकि जो वैक्यूल होता है प्लांट में ये होता है यहाँ पे सेंट्रल और लार्ज। जो हमारे पास एनिमल सेल्स में वैक्यूल होता है वो होता है पेरिफेरल, ये होता है हमारे पास पेरिफेरल एंड स्मॉल। अब ये देखेंगे कि अगर प्लांट सेल के अंदर 90% तक की स्पेस वैक्यूल कवर कर लेता है तो ये सेंट्रल वैक्यूल है, और हमारे पास में ये छोटा यहाँ पे पेरिफेरी पे न्यूक्लियस आ जाता है। जब अगर हम एनिमल सेल देखते हैं तो ये हमारे सेल के अंदर सेंटर पे तो न्यूक्लियस मिलेगा और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मिल सकते हैं, और एक भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट छोटे होंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास ये है, और उसके बाद यहाँ पे अगर फंक्शन देखते हैं अगर हम वैक्यूल का, तो इसके अंदर तो मेन फंक्शन है फूड स्टोर का, फूड स्टोरेज करता है। और अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो इसके अंदर आता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन, मतलब कि जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ये परफॉर्म करता है। गोल्जी बॉडीज पे आते हैं हम, तो प्लांट के अंदर नोन एज डिक्टियोसोम्स, जो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी किया है, ये डिक्टियोसोम्स क्या होता है, तो इसको यहाँ पे बोलते हैं डिक्टोसोम्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉट कनेक्टेड, नॉट इंटरकनेक्टेड, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, इसके सिस्टर नीज, नॉट इंटरकनेक्टेड। जो इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं तो ऐसे बनता है कि एक सिस्टर्ना है ये, दूसरा सिस्टर्ना है ये। और अगर एनिमल सेल्स के अंदर देखें तो ये एक सिस्टर्न है, ये दूसरा सिस्टर्न, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे तो गोल्जी बॉडीज ही बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके लाइजोसोम्स आ जाते हैं, तो लाइजोसोम्स जो होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है ना वो वैक्यूल कर देता है, फंक्शन जो होता है वो वैक्यूल कर देता है, और लाइजोसोम्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो जो सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे होता है हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मींस क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ऐसे सेल है ये डिवाइड करता है, तो इसके बीच से यहाँ पे गोल्जी बॉडीज के थ्रू सेल एक बीच से हमारे पास वॉल बनने लगती है, मिडल लैमेला, और वो इधर डिवाइड होके बढ़ती जाती है, फिर ऐसे डिवाइड हो जाते हैं दो सेल में। यहाँ होती है सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल एनिमल सेल्स में। और इसका क्या मतलब है कि जो ये एक सेल है ये पेरिफेरी से अंदर आने लगता है, और ये यहाँ पे बाद में ऐसी शेप दे देता है, तो ये पेरिफेरी से अंदर आ रहा है। तो पेरिफेरी से अंदर आ रहा है मींस पी फॉर पेरिफेरी एंड पी फॉर पिटल, तो पी आ जाएगा जहां पे, तो वो हो जाएगा पिटल यानी कि एनिमल्स में। और अगर प्लांट्स में देखते हैं तो वो बीच से जा रहा है, तो वो क्या है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल। और उसके बाद आते हैं रिजर्व फूड, सिर्फ एक लास्ट बचता है रिजर्व फूड। तो हमारे पास जो प्लांट्स में आता है वो होता है स्टार्च एंड ऑयल, और जो एनिमल्स आते हैं उसके अंदर आता है हमारे पास ग्लाइकोजन एंड ऑयल। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास डिफरेंस कंप्लीट। अभी हम बस एक क्वेश्चंस करेंगे एंड देन डन। तो क्वेश्चंस करते हैं हम स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैच करना हमें, तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, बेसल बॉडी बनाते हैं, फ्लैजेला, सीलिया एंड स्पिंडल फाइबर्स। और क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास थाइलाकॉइड्स में, क्रिस्टे होते हैं इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड राइबोसोम्स आर न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये है हमारे पास में A4 दैट इज इन इसमें, तो ये दोनों रॉन्ग, एंड B2 फर्स्ट ऑप्शन। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर एंडोसाइनिन्स, ये हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किया है। द न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, तो न्यूक्लियर एनवेलप किससे कंटिन्यूअस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और रफ एंडोप्लाज्मिक तो क्या बनता है इसके अंदर, ऐसे बनता है, न्यूक्लियस होता है वो कंटिन्यूअस होता है RER से, और RER जो होता है वो बनाता है हमारे पास आगे जाके SER। तो ये इसका फ्लो है न्यूक्लियस से SER जाने का। तो न्यूक्लियस का जो एनवेलप है वो किससे बना है, RER से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस के लिए क्या ट्रू है, लार्ज और न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, नो दे आर डिवाइडिंग, दे आर मेनली, जहाँ पे लार्जर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा वहां पे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नो इट टेक्स पार्ट इन राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA, तो ये आएगा इसका आंसर। देन वी हैव स्ट्रक्चर्स, मतलब मेटासेंट्रिक यानी कि इक्वल जहां मिलेगा, तो इक्वल हमें मिल रहा है 2 यानी कि इसमें सेकंड थर्ड वाले में। फिर एक्रोसेंट्रिक मींस बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, एक बहुत छोटा होगा एक बहुत बड़ा होगा, तो सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीम, यही है B1। सब मेटा इज मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग, तो इसका आएगा फोर्थ, एंड टीलोसेंट्रिक इज टर्मिनल एंड, तो A3 सेकंड ऑप्शन। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन, तो इसके 3 फंक्शन दिए हुए हैं, दैट इज हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड शेप ऑफ द सेल, तो मोटिलिटी इसका आंसर है। देन वी हैव थाइलाकॉइड्स, तो थाइलाकॉइड्स है हमारे पास में फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स एंड स्ट्रोमा, फिर क्रिस्टे थे माइटोकॉन्ड्रिया में,
और सिस्टरने थे गोल्जी में और क्रोमेटिन है ये। अब इसके अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया का है या सिस्टरने है। अब ऐसे याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया में एन आता है, तो जो इसमें एन आ रहा है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है, वो क्रिस्टे, इसमें अपोजिट करके याद कर लो। और गोल्जी के अंदर एन नहीं आ रहा ना, तो उसके अंदर सिस्टरने आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में ए का 3, यानी 3 ऑप्शंस में बी 4, तो ये रॉन्ग हो गया है, एंड सी 1 सेकंड ऑप्शन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो ये किस किस के हैं, क्योंकि क्रोमेटिन नहीं बनाता है और सेंट्रोजोम नहीं बना रहा है, सेंट्रियोस बना नहीं, न्यूक्लियोसोम नहीं बना रहा है और सेंट्रियोस बना रहा है सेंट्रोजोम, तो इसलिए आ जाएगा। तो न्यूक्लियोसोम नहीं बना रहा है, सीलिया फ्लैजेला पैरोक्सिसोम्स नहीं बना रहा है, तो इसका आंसर आएगा स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सीलिया। यहीं से नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। तो एस ई आर तो लिपिड सिंथेसिस कराते हैं, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किया है। जो आर ई आर होता है ये देता है, उसका प्रिकर्सर है एस ई आर का, और ये अभी हमने ये जो लाइन की है ये दिस वन, तो ये इसका ये आंसर है, इसलिए है। फिर आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन एंड सेंट्रियोल इज स्पिंडल फॉर्मेशन। तो देन ए टू यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following is incorrect statement? The perinuclear space forms a barrier between material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. That is correct. Nuclear pore act as a passage for protein and RNA molecules in both the direction between nucleus and cytoplasm. That is correct. Mature sieve tube element possesses a conspicuous nucleus. No, that is wrong. तो इसका आंसर ये आएगा, क्यों? क्योंकि nucleus sieve tube cells and mature sieve tube cells and mature RBCs don't contain any nucleus. They are devoid of nucleus. A complex of ribosomes attached to a single strand of RNA is, यानी कि mRNA के ऊपर राइबोसोम जो कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसोम्स। फिर आता है शॉर्टर आर्म यानी कि पी आर्म यानी पेटाइट आर्म, तो ये तो इससे आ जाएगा लॉन्गर आर्म इज क्यू आर्म। देन ये है हमारे पास में, तो ये एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन्स यानी एल्यूरोन लेयर से याद किया है। एल्यूप्लास्ट मींस ऑयल एंड फैट्स, अमाइलो फॉर स्टार्च एंड क्रोमोप्लास्ट फॉर कैरोटीन। ए इज टू 4 यानी कि फोर्थ हो सारे ऑप्शन में है, एंड बी इज टू 3 एंड सी इज टू 2 सेकेंड ऑप्शन। देन क्रिस्टे अब देख लो एन नहीं आ रहा ना, तो यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें एन आ रहा है, तो ये है हमारे पास गोल्जी बॉडी। थाइलाकॉइड्स जो हम फ्लैटेन मेम्ब्रेनस प्लास्टिड्स में, सेंट्रोमियर इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। देन एज टू 3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स इन क्लोरोप्लास्ट आर, तो इनका क्या बनता है, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स दैट इज ग्रेना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली दैट इज करेक्ट, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एक्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। मतलब राइबोसोम लैक करता है, नहीं करता, राइबोसोम तो होता है, तो 1 is true and 2 is false. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from the carbohydrate to form ATP? ATP कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। Which of the following type of plastids does not contain stored food material? Stored food material कौन कंटेन कर रहा है हमारे पास? ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कर रहा है, तो ल्यूकोप्लास्ट कौन सा नहीं है? ये 3 ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं, तो ये आ गया क्रोमोप्लास्ट जो कलर देता है। आता है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन आर, विद मेम्ब्रेन, राइबोसोम नहीं होता, दैट फोर्थ ऑप्शन। बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियोलस में। तो ये फिर से आ गया क्वेश्चन हमारे पास सिस्टर ने और क्रिस्टे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखो कितने क्वेश्चन आए अभी में। तो सिस्टर ने क्या है हमारे पास गोल्जी बॉडी में, क्रिस्टे आर फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाकॉइड्स है हमारे पास इसमें, एंड सेंट्रोमियर इज दिस। तो एज टू 3 फर्स्ट ऑप्शन। फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। क्रिस्टे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, सिस्टर ने गोल्जी apparatus, थाइलाकॉइड इज इन स्ट्रोमा एंड क्रोमेटिन इज, मैच कर लेना। और फिर है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, देन अगेन स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट? इंक्लूजन बॉडीज हमने प्रोकैरियोट्स में करा था, और इसके अंदर बताना है हमें, इनकरेक्ट बताना है। तो ये क्या क्या काम के हैं? तो रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट इन cytoplasm, that is correct. They are not bound by any membrane, that is correct. They lie freely in the cytoplasm, that is correct. और इसका आंसर आएगा ये, they are involved in ingestion of food particles. No, they are just like vacuoles. तो इसमें हमने सब कवर कर लिया। ये क्वेश्चन रह गया, ये वाले क्वेश्चन रह गए, ये क्वेश्चन रह गए, तो ये करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो कर लिया हमने, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला आ जाएगा। When the centromere is situated middle of the 2 equal arms, तो 2 इक्वल आ गया तो मेट्रोसेंट्रिक आ गया, मैनी राइबोसोम्स वाला पॉलीसोम आ गया। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट आर साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच, तो ये फिम्ब्रे। रॉन्ग क्या है इसमें? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, दैट इज करेक्ट। पिला एंड फिम्ब्रा आर मेनली इन्वॉल्वड इन मोटिलिटी ऑफ द, नो दे आर नॉट, ओनली फ्लैजिला इज मेनली मोटिलिटी, पिला इज फॉर कंजुगेशन एंड फिम्ब्रा इज फॉर अटैचमेंट, जो हमने ये वाला किया है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, दैट इज करेक्ट, एंड माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस ऑर्गेनिज्म, दैट इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन। अब ये हो गए सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो हमारे पास कंप्लीट हो गया है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेल साइकिल,
जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो 2 पार्ट में हम करेंगे सेल साइकिल को, और बस यहाँ कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड कमेंट करके बताओ अपने रिव्यूज, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो। और इसका मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी, हाईलाइटेड एनसीईआरटी, अगर चाहिए हो तो वो भी कमेंट करके बता दो। थैंक यू।